कंसाइनमेंट स्टार्ट किया था, उससे आगे अब चलते हैं। एक बार दोबारा सुनिए कंसाइनमेंट के बारे में कि कंसाइनमेंट होता क्या है। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसका बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रेषण खाते, प्रेषण माल का विक्रय नहीं होता। विक्रय हेतु माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना प्रेषण कहलाता है। प्रेषण मुख्य रूप से दो पक्षकार होते हैं, प्रेषक और प्रेषणी। प्रेषक और प्रेषणी। प्रेषणी को एजेंट भी कहा जाता है, यानी कि कंसाइनर, कंसाइनी। देखिए, कल आपको बताया था कि प्रत्येक व्यापारी अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, और अधिकतम लाभ कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा माल बेचना पड़ेगा, और ज्यादा माल बेचने के लिए एक व्यापारी के द्वारा विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न शहरों में अपने एजेंट नियुक्त करने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो व्यापारी होता है, जिसकी खुद की फैक्ट्री होती है, वो फैक्ट्री में माल का प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के बाद में देश के विभिन्न शहरों में माल को भेजता है, और भेजने के लिए उन व्यक्तियों के पास भेजता है जिन्हें अपना एजेंट नियुक्त करता है। तो देखो, अब थोड़ा ध्यान से समझना। एक सीधी सी भाषा में, ये माल का मालिक है, माल का स्वामी है, ये चाहता है कि इसका माल ज्यादा से ज्यादा बिके। तो कल मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया था, आगरा का ए बॉम्बे के बी को, कैलकाटा के सी को, दिल्ली के डी को प्रेषण पर माल भेजता है। तो आगरा का ए मान लीजिए बॉम्बे के बी को माल भेजेगा, तो आगरा से लेकर बॉम्बे तक जो माल आया, इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। अब बी के पास माल आ गया, तो बी इस माल को बेचेगा, और बेचने के बाद वो अपना कमीशन प्रेषक से वसूल करेगा, जो इनकी पहले एक एग्रीमेंट हो जाता है कि किस हिसाब से कमीशन मिल रहा है। अब देखिए, समझना यह है कि आगरा से लेकर बॉम्बे तक जो माल गया वो प्रेषण है, और फिर बॉम्बे में जाने के बाद कस्टमर के पास माल गया वो विक्रय है। तो आगरा से बॉम्बे तक माल को भेजना प्रेषण कहलाता है। अब प्रेषण में सबसे बड़ी बात ये हुई कि माल का स्वामी ये है, आगरा का ये माल का स्वामी नहीं है, माल इसके पास है, उसके बावजूद भी माल का स्वामी कौन है, यही कहलाएगा। अब आगरा से लेकर बॉम्बे तक माल को भेजने के जितने भी खर्चे होंगे वो प्रेषक के द्वारा किए जाएंगे, अर्थात ए के द्वारा किए जाएंगे। रास्ते में माल खराब हो जाए, माल चोरी हो जाए, और किसी भी कारण से दुर्घटना से क्षतिग्रस्त हो जाए, तो सारी जिम्मेदारी, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रेषक की ही होती है। उसके बाद में प्रेषणी के पास माल पहुंच गया। अब माल डायरेक्ट उसके गोदाम में पहुंच सकता है, या फिर रेलवे स्टेशन पे, या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंच सकता है। यदि रेलवे स्टेशन पे, ट्रांसपोर्ट कंपनी में पहुंचा, तो रेलवे स्टेशन या ट्रांसपोर्ट कंपनी से लेकर गोदाम तक प्रेषणी ले जाएगा माल को। तो वहां तक के खर्चे प्रेषणी के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन वो खर्चे जो भी करेगा अपने लिए नहीं करता, वो प्रेषक के लिए करता है। बाद में वो पैसे प्रेषक से वसूल कर लेता है, और उसके बाद ही माल को बेचेगा, और माल को बेचने के बाद इसको कमीशन मिलेगा। हाँ, इसकी गोदाम में आने के बाद यदि माल खराब होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी होती है। तो कुछ मेन बातें हुई। देखो, जैसे विशेषताएं समझे अपन इसकी कि कंसाइनमेंट इन प्रेषण की विशेषता क्या होती है। विशेषता नंबर 1, प्रेषण माल का विक्रय नहीं है। प्रेषण माल का विक्रय नहीं है, पहली विशेषता। दूसरी, विक्रय हेतु माल भेजना प्रेषण कहलाता है। विक्रय हेतु माल भेजना प्रेषण कहलाता है।
नंबर 3, प्रेषण में 2 पक्षकार होते हैं, प्रेषक तथा प्रेषणी। प्रेषक तथा प्रेषण। प्रेषण के संबंध में समस्त खर्चे प्रेषक वहन करता है। प्रेषण के संबंध में समस्त खर्चे प्रेषक वहन करता है। नंबर 5, प्रेषणी को माल बेचने के बदले कमीशन प्राप्त होता है। नंबर 6, प्रेषणी माल का निश्चयति यानी बेली होता है। ये 6 विशेषताएं भी। प्रेषण माल का विक्रय नहीं है। विक्रय हेतु माल भेजना प्रेषण कहलाता है। प्रेषण में 2 पक्षकार होते हैं, प्रेषक तथा प्रेषणी। प्रेषण के संबंध में समस्त खर्चे प्रेषक वहन करता है। प्रेषणी को माल बेचने के बदले कमीशन प्राप्त होता है। प्रेषणी माल का निश्चित तिथि होता है। और एक और लिख सकते हैं, प्रेषण पर समस्त लाभ एवं हानि प्रेषक का होता है। तो कल मैंने आपको प्रेषण का अर्थ बताया था कि विक्रय हेतु माल भेजना प्रेषण कहलाता है। प्रेषण के संबंध में समस्त खर्चे प्रेषक के द्वारा वहन किए जाते हैं। प्रेषणी को माल बेचने के बदले में कमीशन मिलता है। तो उसके आधार पर ये क्या बताइए आपको विशेषता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार सशर्त दृष्टिकोण से रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, एक तो आपको बताया था प्रेषण का अर्थ, जो मैंने आपको बोल के बता दिया। उसके बाद अगला टॉपिक था सूचनार्थ बीजक। परफॉर्मा इनवॉइस। प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को भेजा जाने वाला ऐसा विवरण जिसमें भेजे गए माल की मात्रा, किस्म और माल को बेचने से संबंधित दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं, सूचनार्थ बीजक कहलाता है। कई बार बोर्ड में आया 2 नंबर में। कई बार ऐसे भी पूछा है कि सूचनार्थ बीजक किसके द्वारा किसको भेजा जाता है। प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को भेजा जाता है, लेकिन 2 नंबर में नहीं, 1 नंबर में आया, क्योंकि पहले इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी आते थे। अब इससे अगला टॉपिक है विक्रय विवरण। अकाउंट सेल, ACCOUNT विक्रय विवरण। प्रेषणी के द्वारा प्रेषक को भेजा जाने वाला ऐसा विवरण जिसमें बेचा गया माल, बिना बिका माल,
स्वयं के द्वारा किए गए खर्चे और कमीशन की राशि काटकर शेष राशि का विवरण लिखा हुआ होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कमीशन। COMMISSION। देखिए कमीशन 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 सामान्य कमीशन, जर्नल कमीशन, नंबर 2 परिशोध कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन, नंबर 3 अधिभावी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। देखिए प्रेषण में माल का स्वामी अपने माल को अधिकतम बेचने के लिए विभिन्न शहरों में अपने एजेंट नियुक्त करता है, अपनी एजेंसी देता है। तो एजेंट नियुक्त करने से पहले बाकायदा इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, उसमें सारी शर्त कंडीशन लिखी जाती हैं। कमीशन कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। तो उसमें कमीशन का विवरण जो होता है, कमीशन 3 प्रकार का होता है। तो तीनों प्रकार की कमीशन के बारे में आप समझिए। एक सामान्य कमीशन क्या है, देखिए मैंने आपको लिखवाया था, प्रेषणी के द्वारा माल बेचने के बदले प्रेषक से जो मेहनताना वसूल होता है वो क्या कहलाता है, कमीशन कहलाता है। और वो सामान्य कमीशन होता है। और सामान्य कमीशन की गणना टोटल सेल यानी कुल विक्रय पर की जाती है। इसकी गणना किस पर की जाती है, कुल विक्रय पर। अब कुल विक्रय का मतलब टोटल सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल एंड कैश सेल। क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल यानी कि उधार विक्रय प्लस नगद विक्रय बराबर कुल विक्रय। दूसरा है परिशोध कमीशन। देखिए प्रेषणी अपने हिसाब से कोई काम नहीं करता, उसको जैसा प्रेषक से निर्देश प्राप्त होता है उसी हिसाब से माल को बेचता है। कितने में बेचना है, उधार बेचना है, नगद बेचना है, सारी बातें उसको निर्देश सूचना बीजक में बताई जाती हैं। बेचने के संबंध दिशा निर्देश लिख कर दिए जाते हैं। तो प्रेषक प्रेषणी को माल उधार बेचने के बारे में कहे तो ही वो उधार माल बेचेगा, अन्यथा वो क्या बेचता है, नगद। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक व्यापारी चाहता है कि उसका माल अधिक से अधिक बिके, तो प्रेषक ये चाहता है कि उसका माल अधिक से अधिक बिके, तो फिर उसे प्रेषणी को कहना पड़ेगा कि माल आप उधार बेचिए। अब प्रेषणी को उधार बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो खूब उधार माल बेचेगा, जितना उधार माल बेचेगा उसका कमीशन बढ़ेगा। लेकिन उसमें समस्या है, हर किसी को उधार माल नहीं दिया जा सकता। उधार माल को बेचने से माल पैसा डूबने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यहाँ पर एक शर्त लगा देता है कि आपको उधार माल बेचना है, उसके साथ ही जिन जिन लोगों का उधार माल बेचोगे उनसे पैसा भी आपको ही वसूल करना है। और अगर पैसा वसूल नहीं हुआ और पैसा डूब गया तो वो आप ही वहन करोगे, उसके बदले में आपको अतिरिक्त कमीशन देंगे, वो क्या कहलाएगा, परिशोध कमीशन। यानी ये कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये और दिया जाता है। तो इसका कल मैंने आपको अर्थ लिखवाया था, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए उधार बेचे गए माल की राशि वसूल करने और डूबत ऋण की राशि वहन करने के बदले प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है वह परिशोध कमीशन कहलाता है। उधार बेचे गए माल की राशि वसूल करने और डूबत ऋण की राशि वहन करने के बदले प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है वह
परिशोध कमीशन कहलाता है। दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखवाया था कि परिशोध कमीशन की गणना कुल विक्रय पर भी की जाती है। इसकी गणना उधार विक्रय पर तभी की जाएगी जब प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा गया हो कि परिशोध कमीशन उधार विक्रय पर दिया जाता है। ध्यान से देखना, आमतौर पर स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाता है कि ये परिशोध कमीशन उधार विक्रय पर है। उधार विक्रय पर नहीं होता है। उधार विक्रय पर तभी कैलकुलेट करना है तब प्रश्न में लिखा गया हो, अन्यथा टोटल सेल पर ही होता है। इसकी गणना भी कुल विक्रय और प्रश्न में लिखा गया है तो उधार विक्रय पर कर दिया। तीसरा अधिभावी कमीशन। देखिए, एक माल का लागत मूल्य होता है, मैंने कल आपको बताया था। दूसरा बीजक मूल्य होता है। बीजक मूल्य वो होता है जो सूचनार्थ बीजक में लिखा हुआ होता है। उस मूल्य पर प्रेषणी को माल बेचना होता है। लेकिन अगर कोई एजेंट या प्रेषणी सूचनार्थ बीजक में लिखे गए मूल्य से भी अधिक मूल्य पर माल बेच देता है तो उसको एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है, जो क्या कहलाता है? अधिभावी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। तो बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल बेचने के बदले प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जो एक अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है वह अधिभावी कमीशन कहलाता है। तो प्रेषण का अर्थ हुआ, प्रेषण की विशेषताएं हुई, सूचनार्थ बीजक हुआ, विक्रय विवरण हुआ, सामान्य कमीशन हुआ, परिशोध कमीशन हुआ और अधिभावी कमीशन। ये 6-7 टॉपिक आपके। उसके बाद प्रेषण से संबंधित लेखा प्रविष्टियां बताई थी कल मैंने आपको, और शायद 4 प्रविष्टि तक मैं आपको समझा चुका था। एक बार वापस देखिए। एक चार्ट बनाएंगे, उसके थ्रू समझेंगे और अपनी नोटबुक में समझने के बाद इसको उतार लेंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा वो एंट्री क्यों की जा रही है, उसका कारण। उसके बाद प्रेषक की पुस्तकों में और प्रेषणी की पुस्तकों में। प्रेषक की पुस्तकों में, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। प्रेषणी की पुस्तकों में। In the books of consignee, और व्यवहार, ट्रांजैक्शन। देखिए, टोटल एंट्री तो 19-20 है, लेकिन 12 एंट्री में है। अगर आप उनको समझ लेते हैं, रटना नहीं है, तो समझ लेने के बाद ही आप उसको उतारेंगे तो ज्यादा समझ बढ़िया रहेगा। देखिए, आपको बताया मोटी सी बात कि एक माल का मालिक होता है, वो माल को बेचने के लिए दूसरे शहर में किसी एजेंट के पास भेजता है। तो सबसे पहले एंट्री हुई कि प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल भेजा गया। तो क्या एंट्री होगी, पहली तो देखिए। अब जब माल को भेजेगा तो माल के भेजने के खर्चे भी प्रेषक ही करेगा। तो दूसरी होगी प्रेषक के द्वारा खर्चे करना। अब प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल भेजा जाता है, उससे पहले प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को अपना एजेंट बनाया जाता है, एजेंसी दी जाती है, बाकायदा एग्रीमेंट किया जाता है। तो कुछ सिक्योरिटी अमाउंट, जमानत राशि प्रेषक के द्वारा प्रेषणी से ली जाती है। वो जमानत राशि नगद मिल सकती है, चेक मिल सकता है, या बिल्स रिसीवेबल भी मिल सकता है। तो पहली एंट्री माल भेजने की,
बताई थी आपको। दूसरी एंट्री प्रेषक के द्वारा खर्चे करने की। तीसरी एंट्री जमानत राशि मिलने पर, और चौथी बीआर को बनाने पर। उसके बाद में माल प्रेषणी के पास पहुंच गया। अब प्रेषणी संबंधित स्थान रेलवे स्टेशन हो सकता है या ट्रांसपोर्ट कंपनी हो सकती है, वहां से लेकर अपने गोदाम तक माल ले जाएगा, तो वो खर्चे प्रेषणी के द्वारा किए जाएंगे, तो उसकी एंट्री। फिर गोदाम में माल ले गया, उसके बाद में माल गोदाम में चला जाता है। गोदाम में जाने के बाद गोदाम का किराया, बिजली का बिल, गोदाम का बीमा, ये सारे खर्चे वो करता है, इसकी एंट्री। अब वो माल को बेचेगा। हाँ, इससे पहले हो सकता है कि जब गोदाम में माल लेकर जाएगा तो एक एक आइटम को चेक करके गोदाम में रखेगा। कुछ माल मान लीजिए अगर वो खराब आ गया, डिफेक्टिव आ गया, तो उस माल को लौटा देगा, तो लौटाने की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद वो माल को बेचेगा, बेचने की एंट्री हो जाएगी। माल को नगद भी बेच सकता है, माल को उधार भी बेच सकता है। उसके बाद में माल बेचते हुए कमीशन पाने का अधिकार हो जाता है, फिर कमीशन प्राप्त करने की एंट्री हो जाएगी। फिर बिना बिके माल की एंट्री हो जाएगी, और फिर लाभ की एंट्री हो जाएगी, हानि की एंट्री हो जाएगी, कमीशन खाता बंद करने की एंट्री हो जाएगी। ऐसे 10, 12, 13, 14 एंट्री बनती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कल लिखवाया था प्रेषक द्वारा माल भेजने पर, प्रेषक द्वारा माल भेजने पर, प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को माल भेजा जाएगा। कल मैंने आपको एंट्री बताई थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इसके द्वारा इसको माल भेजा जा रहा है, तो पाने वाला ये हो गया। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, सब पाने वाले को डेबिट क्यों नहीं किया। कल आपको बताया था कि ये व्यवहार नहीं है, माल का क्रय विक्रय नहीं हुआ है, माल को बेचने के लिए भेजा जा रहा है, तो ये माल का प्राप्तकर्ता नहीं हुआ। ध्यान रखिए, ये विक्रेता नहीं हुआ और ये क्रेता नहीं हुआ, इसलिए इसको डेबिट नहीं किया। माल रास्ते में खराब भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त भी हो सकता है, हानि होने की संभावना है, इसलिए इसको कंसाइनमेंट को डेबिट किया। कल आपको बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट लाभ हानि खाता है, और ये वस्तुगत खाता है, रियल अकाउंट है। तो लाभ हानि खाता, हानि हो तो डेबिट करते हैं। अब हानि कैसे हुई, क्योंकि लेखांकन की रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार व्यापार में हानि के बारे में पहले सोचा जाता है कि भाई नेगेटिव सोच है, बहुत अच्छी सोच है लेखने में, ये व्यापार के लिए फायदेमंद है कि माल उसके पास पहुंचने से पहले मान लीजिए नुकसान हो जाए तो क्या करोगे, इसलिए पहले उसको हानि मान के डेबिट कर दिया, और ये माल जा रहा है तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसके पास कोई एंट्री नहीं होगी, इसलिए नो एंट्री। अब आपको बताया कि एंट्री तब पूरी होती है जब उसमें नरेशन भी हो। तो 11th क्लास में आपको समझाए नरेशन लिखने का आर्टिकल डालें, बीइंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नंबर 2, प्रेषक द्वारा खर्चे करने पर, प्रेषक द्वारा खर्चे करने पर। अब कल आपको बताया था आगरा के बॉम्बे की बीको, कलकत्ता के सिक्के, दिल्ली को डीको माल भेजता है। तो आगरा से बॉम्बे तक या आगरा से कलकत्ता तक या आगरा से दिल्ली तक जो भी माल जाएगा रेल से या ट्रक से, उसका किराया भाड़ा जो भी बनेगा वो प्रेषक के द्वारा दिया जाएगा। और इसकी पुस्तकों में खर्चे के लिए हमेशा कंसाइनमेंट डेबिट होगा, लाभ हानि खाता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, इसकी भी यहां कोई एंट्री नहीं।
क्योंकि अभी तक इसके पास माल गया ही नहीं। इसने माल भेज दिया, माल भेजने के खर्चे कर दिए, अब माल पहुंच गया प्रेषणी के पास। उससे पहले ही, माल पहुंचने से पहले प्रेषणी एज पर एग्रीमेंट कुछ राशि एडवांस मिलेगा। कल आपको तीसरी एंट्री लिखवाई थी, प्रेषणी से अग्रिम प्राप्त होने पर, प्रेषणी से अग्रिम राशि प्राप्त होने पर, अग्रिम राशि नगद यानी कैश भी मिल सकता है, तो कैश चेक मिल सकता है, बैंक और बीआर मिल सकता है, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू, अब उसका नाम आएगा जिससे मिला, कंसाइनी, बीइंग एडवांस रिसीव्ड, RECEIVED, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइन। इसकी एंट्री पहली बार अब ये करेगा, इसने माल भेजा है, किसको बोलो, एडवांस भेजा है, किसको भेजा है, कंसाइनर को तो डेबिट करेगा, पाने वाले को, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक या बीपी, उसके लिए दिया, किसके लिए, बीपी, बी एडवांस सेंट टू कंसाइन, चौथी बीआर मिला, बीआर कागज का टुकड़ा, कंसाइनर को पैसे की जरूरत है तो उसको बैंक से बना लेगा, तो बीआर को बैंक से बनाने पर, बीआर को बैंक से बनाने पर, 11th क्लास में बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में आपको पढ़ाया था, बीआर को बनाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से जब बीआर बनाया जाए तो बैंक बट्टा काटता है, और बट्टे के लिए कंसाइनमेंट डेबिट होगा, क्योंकि हर हानि की, हर खर्चे के लिए कंसाइनमेंट आता है यहाँ पर, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख देंगे क्यों डेबिट किया है, डिस्काउंट के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं। बीइंग बीआर डिस्काउंटेड, ये 4 एंट्री कल आपको यहां तक लिखवा दी, और यहां से आगे चलिए, अब देखिए माल यानी गुड्स कंसाइनी के शहर में पहुंच गया जहां पर वो रहता है, अब वो ट्रांसपोर्ट कंपनी में गया तो वहां से छुड़ाएगा, रेलवे स्टेशन गया तो वहां से छुड़ाएगा, और वहां के आने के बाद में जो जो वो खर्चे करेगा, क्या क्या लेन देन करता है, उसकी एंट्री आपको समझनी है। छठी एंट्री, गोदाम में माल चला गया, माल को चेक करके रखेगा, हो सकता है कुछ माल खराब हो, डिफेक्टिव हो तो वापस लौटाएगा, तो प्रेषणी द्वारा माल लौटाने पर, प्रेषणी द्वारा माल लौटाने पर इसके पास माल वापस आएगा, यहां से आएगा, जब इसके पास माल प्राप्त हुआ था इसमें कोई एंट्री नहीं की, इसलिए लौटाने की भी कोई एंट्री नहीं करेगा।
हाँ, इसके पास माल जाते समय जो एंट्री हुई थी, आते समय उसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी। तो पहले हमने एंट्री की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टर्म कंसाइनमेंट, अब हो जाएगी गुड्स एंड टर्म कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट being goods returned by consign. सातवीं एंट्री प्रेषणी द्वारा खर्चे करने पर। प्रेषणी द्वारा खर्चे करने पर। अब ये खर्चा करेगा, खर्चा इसका नहीं इसके लिए कर रहा है तो इसको डेबिट करेगा, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, इसकी एंट्री ये भी करेगा। तो इसके लिए वास्तव में हानि है, तो ये कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, क्योंकि पैसा किसके पास से गया है, बीइंग expenses paid by consignee, यहां पर लिखेंगे being expenses paid। आठवीं एंट्री, अब ये माल को बेचेगा। प्रेषणी माल को उधार भी ले सकता है और नगद भी बेच सकता है। तो आठवीं एंट्री माल बेचने पर, प्रेषणी द्वारा माल बेचने पर, प्रेषणी द्वारा माल बेचने पर। पहले इधर देखिए, अगर ये नगद बेचता है तो कैश या बैंक आएगा इसके पास, कैश या चेक, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, नगद लिख कर। उधार बेचता है तो जिसको उधार बेचेगा उसको डेबिट करेगा, और जिसको उधार बेचता है वो देनदार होता है, तो कंसाइनमेंट डेटर, खुद के डेटर नहीं इसलिए कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट, उधार करेगा। टू, माल जा रहा है लेकिन इसका नहीं जा रहा, माल किसका जा रहा है, इसका जा रहा है, तो टू कंसाइनर, बीइंग गुड्स सोल्ड। इसकी सूचना इसके पास आएगी कि माल बिक गया, तो ये उसको डेबिट कर देगा, पहली बार इसको डेबिट करेगा, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर सॉरी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नोट कीजिए, पहली एंट्री में कंसाइनमेंट को डेबिट किया था माल बेचते समय, लेकिन अब उसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये मान के अब माल बिक गया तो लाभ होगा, इसलिए माल को क्रेडिट कर दिया, कंसाइनी को डेबिट कर दिया। और यहां बाकायदा लिखा जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी में माल बेच दिया। नो, माल बेचते ही ये कमीशन पाने का हकदार हो जाता है। हाँ, इससे पहले देखिए, यदि उधार माल बेचा है, चलो इसके आगे देंगे, आगे इसका अलग टॉपिक है, तो माल बेचते ही कमीशन का हकदार हो जाता है। तो प्रेषणी को कमीशन दे होने पर
प्रेषणी को कमीशन दे होने पर, इसके लिए कमीशन लाभ है, कमीशन लाभ हानि खाता है, इससे लेना है तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इसके लिए कमीशन हानि है तो हानि के लिए कंसाइनमेंट डेबिट करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी being commission payable being commission receivable हो सकता है कि या तो सब माल बिक गया, कुछ माल बिना बिका रह गया, तो 10वीं एंट्री बिना बिके माल के लिए, इसके यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, ना माल प्राप्त करने की होती है, ना माल लौटाने की होती है, ना बिना बिके माल की होती है, नो एंट्री। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार ये कोई एंट्री नहीं करता, केवल याददाश्त के लिए रजिस्टर में जरूर लिख लेता है। इसके एंट्री होगी अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। 10 एंट्री। अब उसके बाद में प्रेषक को या तो लाभ होगा या हानि, तो 11वीं एंट्री लाभ की, 12वीं एंट्री हानि की। एंट्री नंबर 11, प्रेषण पर लाभ होने पर, प्रेषण पर लाभ होने पर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी आपको एंट्री नहीं, क्योंकि इसको लाभ से कोई मतलब नहीं है, तो कमीशन पाने का हकदार है। 12वीं एंट्री हानि होने पर, अपोजिट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इसके यहाँ हानि की भी नो एंट्री। एंट्री नंबर 13। अब देखिए फर्स्ट एंट्री में जो इसके यहाँ की थी आपने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो लाभ हानि होते ही बंद हो जाएगा, क्योंकि एक बार डेबिट के एक बार क्रेडिट खाता बंद हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा अकाउंट था गुड्स एंड कंसाइनमेंट
उसको वर्ष के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाएगा। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को बंद करने पर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को बंद करना। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बी गुड्स सेंट ऑन consignment account transferred to trading। इसके यहां कोई एंट्री नहीं। और 14 और आज की लास्ट एंट्री। उसके बाद हम इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगी। कमीशन खाते को बंद करने पर देखिए इसकी पुस्तकों में कमीशन खाता है जिधर से कोई एंट्री नहीं होगी। इसकी पुस्तकों में कमीशन आया था, लाभ हानि खाते क्रेडिट में आया था, तो डेबिट करेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये 14 एंट्री हुई। अभी 6 एंट्री और बच रही, आगे आएंगे, लेकिन पहले हम इनके सवाल करेंगे, उसके बाद उनको करेंगे। उतार लीजिए सब अपने अपने नोटबुक में। हटाओ, ठीक। अब देखिए जब हम सवाल करेंगे तो प्रत्येक सवाल में हम अनसॉल्व्ड स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बहुत ध्यान से समझना, आपका सवाल यदि गलत होगा तो अनसॉल्व्ड स्टॉक की वजह से ही गलत होगा। अनसॉल्व्ड स्टॉक की गणना कैसे करते हैं? देखिए कैलकुलेशन ऑफ अनसॉल्व्ड स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ अनसॉल्व्ड स्टॉक यानी कि बिना बिके माल की गणना, बिना बिके माल की गणना। लेकिन ऐसा लगता है कि इसकी गणना क्या करनी है कि जितना माल आया था उसमें से कितना बिक गया, कितना बच गया वो अनसोल्ड स्टॉक है। लेकिन नहीं, माल से मतलब नहीं है। प्रेषक के द्वारा प्रेषणी को जब माल भेजा था तो माल भेजने के साथ खर्चे भी किए थे, तो अब उस बचे हुए माल पर अनुपातिक रूप से खर्चे भी जोड़े जाएंगे। प्रेषक के भी जोड़े जाएंगे, प्रेषणी के भी जोड़े जाएंगे। प्रेषक के समस्त खर्चे जोड़े जाएंगे, लेकिन प्रेषणी के केवल गोदाम से पहले के खर्चे जोड़े जाएंगे। अब देखो कभी कभी एक शब्द आता है आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती व्यय और अनावर्ती व्यय, ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं रिकरिंग एक्सपेंसेस। अकाउंटेंसी में प्रत्येक चीज का इंग्लिश वर्जन आपको आना चाहिए। प्रत्येक
शब्द का मीनिंग आपको आना चाहिए, इस मीनिंग की स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। रिकरिंग एक्सपेंसेस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। देखिए जो खर्चे बार बार होते हैं उनको बोलते हैं आवर्ती, और जो खर्चे बार बार नहीं होते, कभी कभी होते हैं, क्या कहलाते हैं? अनावर्ती। अब आप जरा समझिए कि मैंने आपको कल बताया था कि आगरा का ए बॉम्बे के बी को प्रेषण पर माल भेजता है, तो आगरा से लेकर बॉम्बे तक माल को भेजने के खर्चे कौन करेगा? ए। उसके बाद माल किसके पास आ गया? बी के पास। बी की गोदाम में माल रखा जाएगा। अब गोदाम का किराया हर बार देना पड़ेगा, गोदाम का बिजली का बिल हर महीने आएगा, गोदाम का इंश्योरेंस हर साल करवाना पड़ेगा, गोदाम में जो भी कर्मचारी काम रख रखे हैं उनको हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये गोदाम में आने के बाद के जो खर्चे होंगे ना वो बार बार होंगे, लेकिन प्रेषक से लेकर प्रेषणी तक जो माल आया उसको जो खर्चे किए वो बार बार नहीं होंगे, एक बार ही होंगे। तो ये जो एक बार ही होंगे, बार बार नहीं होंगे, तो क्या कहलाएंगे? अनावर्ती है। और गोदाम में जाने के बाद जो खर्चे होंगे क्या कहलाएंगे? आवर्ती है। तो प्रेषक के समस्त खर्चे क्या होते हैं? अनावर्ती। प्रेषक के समस्त खर्चे क्या होते हैं? अनावर्ती। और प्रेषणी के खर्चे आवर्ती भी हो सकते हैं, अनावर्ती भी हो सकते हैं। कैसे? कि आगरा से माल गया, बॉम्बे चला गया, बॉम्बे रेलवे स्टेशन पर गया माल, अब बॉम्बे रेलवे स्टेशन से लेकर बी की गोदाम तक माल गया, तो वहां का किराया कौन देगा? बी। फिर गोदाम में गया तो किराया एक बार दिया जाएगा, गोदाम का किराया बार बार दिया जाएगा, ठेला वाला एक बार दिया जाएगा, गोदाम का बिजली का बिल बार बार दिया जाएगा। तो प्रेषणी के खर्चे आवर्ती भी हो सकते हैं और अनावर्ती भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेषक के खर्चे हमेशा क्या होंगे? अनावर्ती ही होंगे। तो एक सूत्र है बिना बिक्री माल की गणना करने का, देखिए हिंदी में लिखूंगा, अंग्रेजी में, दोनों में लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, प्रेषणी के गोदाम में जितना भी माल पड़ा हुआ है उसकी लागत यहां लिख देंगे। एड proportionate expenses paid by consignor। अभी मैं हिंदी समझा दूंगा इसकी। एड proportionate expenses paid by consignee, ये कंसाइनर है, और फिर टोटल कर लेंगे, ये क्या कहलाएगा? अनसोल्ड स्टॉक। अब देखिए हिंदी में लिख देता हूं, बिना बिके माल की लागत, बिना बिके माल की लागत जोड़िए, ऐड है ना। प्रेषक के आनुपातिक खर्चे, प्रेषक के आनुपातिक खर्चे, आनुपातिक के लिए प्रोपोर्शनल शब्द लिखा गया है। आनुपातिक क्या होता है? जैसे प्रेषक ने प्रेषणी को 100 पीपे भेजे थे तेल के, और 100 पीपे भेजने में 1000 रुपए का खर्चा किया। अब 100 में से 80 पीपे बिक गए, 20 पीपे बिना बिके रह गए, तो 100 पीपों पर 1000 का खर्चा किया, तो 20 पर कितना किया वो कहलाएगा अनुपातिक। ऐसे ही जोड़िए,
प्रेषण के आनुपातिक खर्चे। ब्रैकेट में लिखना गोदाम से पूर्व वाले, बिफोर गोडाउन। बिफोर गोडाउन। और ये हो जाएगा बेनामी का माल। बेनामी के माल की गणना करते समय प्रेषण के पास कितना माल बेनामी का बचा उसकी लागत, फिर प्रेषक के द्वारा किए गए खर्चों का आनुपातिक भाग जोड़ना है, फिर प्रेषण के द्वारा किए गए खर्चों का आनुपातिक भाग जोड़ना है, लेकिन वही खर्चों का आनुपातिक भाग जोड़ना है जो गोदाम से पहले के, यानी आपको बताया था आवर्ती अनावर्ती। इसके तो सभी खर्चे अनावर्ती होते हैं, इसके खर्चे गोदाम से पहले वाले अनावर्ती होते हैं, गोदाम से बाद वाले क्या होते हैं, आवर्ती होते हैं। आवर्ती खर्चे नहीं लिए जाते, इसलिए बिफोर गोडाउन लिखा है, तो ये उतार लीजिए आप। अब कल से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, सबके पास बुक होनी चाहिए। ये जो भी आप 15, 16 या 14 एंट्री बताई, इनके आधार पर ही क्वेश्चन आगे चलेगा, ठीक है। तो वो एंट्री और ये अनसोल्ड स्टॉक की गणना, इसके आधार पर कल हम सवाल करेंगे। इसको पढ़ के आना आप ध्यान से।